नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर ले और उसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। तो आगे की ओर चलेंगे, हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन, तो ये देखेंगे हम लोग फिर से। आज ये आपका दिया गया है, इस टॉपिक में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है कि किस तरीके से ये चीजें आकार ग्रहण कर रही थी, किस तरीके से ग्रेजुअली ये डेवलप हो रहा था, है ना। तो ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है। दूसरा ये जो हमारा टॉपिक है ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ठीक है। ये पुराना ही टॉपिक है तो इसको अभी अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो देखेंगे। एनवायरमेंट का हमारा एस्पेक्ट है, ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है। सागर परिक्रमा, ठीक है, तो फिशरी सेक्टर से वहां पे जो मछुआरे हैं उनसे संदर्भित है, तो इसको देखेंगे हम लोग, 3rd पेपर का पार्ट है। इसके बाद नेशनल जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसको देखेंगे हम लोग। इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे जीआईएस का यूज कर रहे हैं, है ना, जीपीएस का यूज कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज करके किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर पाएंगे, है ना, सस्टेनेबल मैनर में, तो वो देखना है हमको। तो जीएस पेपर 3rd का पार्ट है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी 5G, बहुत बार हमने इसको पढ़ा भी है और ये न्यूज में भी है वापस से, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो अल्ट्रा हाई स्पीड नेटवर्क है ये आपका, इसको देखेंगे हम लोग, 3rd पेपर का पार्ट है। और इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे, यूक्रेन क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है। तो यहाँ पर रशिया को आइसोलेट करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन प्रतिबंध लगाने की बातें की जा रही है यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस के द्वारा, है ना, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो यूएन चार्टर के अंतर्गत जो आपके नियम कानून जो वैधानिक आयाम बनाए गए हैं उनका उन्होंने उल्लंघन किया है। उसके बाद भी ये जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है ना, इतने कठिन जो प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए लेकिन वो भी युद्ध को रोकने में विफल रहा। उसका कारण मैंने कल भी बताया था। देखिए, मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था कल कि आईआर का जो टॉपिक है सर, सॉरी टू से आपका मुझे समझ में नहीं आता, तो इसके ना बैकग्राउंड में जाइए आप। पहली चीज तो ये कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, सब्जेक्ट को पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया या आपके नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप जो कंटेक्चुअल आपके पास कोई बुक होगी, बेसिक रेफरेंस बुक, उसमें से आईआर को देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीजें तुरंत कलेक्ट करना होता है। आप खुद समझिए ना कि जैसे मैं यूक्रेन पढ़ा रहा हूँ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मैंने कल ही बताया, है ना। उसके बाद मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया कि कोल्ड वॉर में क्या स्थिति थी, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बना, फिर यूएन बना। ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई आपको, कनेक्ट करने के लिए। अब अगर आपने बेसिक्स को नहीं देखा होगा तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना। फास्ट फूड थोड़ी है, मतलब थोड़ा सा तो हमको सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आप, और मेहनत करते जाएंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री को देखिए आप, आईआर का मेन डोमेन देखिए, क्योंकि आईआर ऐसा नहीं होता जो हम पढ़ते हैं कि आज हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ गए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ गए, तो ये यात्रा के पीछे का रीजन होता है ना, रीजन होता। अभी यहां पर रशिया अगर यहां पर यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि जैसे युद्ध कर रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट क्या नहीं है वहां पर प्रोमिनेंट? वो जो आधारभूत चीजें होती हैं, हाँ, किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि, सबसे ज्यादा प्राथमिक चीज क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ, जहां पर सोवरेनिटी की बात करते हैं हम,
यहां पर क्या है कि अगर रशिया की बात करेंगे पूरे आर्टिकल में जो ये बताएंगे, तो क्यों बताएंगे कि रशिया ऐसा स्टैंड क्यों ले रहा है, तो आप रशिया को देखें तो एक सबसे बड़ा क्षेत्र है, एरिया वाइज आप देखेंगे तो वहां जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं उनका क्या है, अभाव है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब डिसइंटीग्रेशन या जो आपका यूएसएसआर जब उसका विघटन होता है तो बहुत सारी जो कंट्रीज है, बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक कंट्रीज जिसको आप बोलते हैं, बाल्टिक सी के अराउंड वाली और भी जो कंट्रीज है, धीरे धीरे वो क्या होती गई, अलग होती गई, और वो कुछ जो है वहां से कंट्रीज नाटो में शामिल हो गई। तो भैया उनको डर है ना कि हमारी जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो सीमा वाला क्षेत्र है, वो असुरक्षित होता जा रहा है। उसने क्रीमिया पे क्यों जो है कब्जा कर लिया, अरे भैया ब्लैक सी तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, समुद्री संसाधनों को जो है उनको एक्सेस करने के लिए, यही तो रीजन रहा होगा। अब ये चीजें एकदम से आपने पढ़ी, आपने मैप नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मैं रोज आग्रह करता हूं कि आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, तो बताइए कितने कमेंट आते हैं वहां पर आंसर में। हाँ, इन चीजों को देखिए और बड़ा आसान होता है। मैंने बार बार बोला कमेंट करके और कुछ भी बोल देना, क्योंकि क्लास में आमने सामने होते हैं हम लोग, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती, क्योंकि सामने बातें होती है और यहाँ पर वर्चुअल मोड है, इसके बहुत सारे हर चीज के फायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी होते हैं। देखते हैं हम इसमें जो बैकग्राउंड बता रहे हैं वही चीजें बताएंगे। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, यूएसएसआर की, है ना, और उसके बाद ही ये जो यूक्रेन भी रशिया का पहले पार्ट था, तो वहां से वो इंडिपेंडेंट, क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि ये सब यूक्रेन का पार्ट, मतलब रशिया का पार्ट था यूक्रेन, और वो उससे अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका रशियन एम्पायर जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि 2004 की ये घटना बता रहे हैं कि वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था, तो वहां पे बोला गया कि बहुत ज्यादा जो वहां पर धांधली वगैरह हुई, उसके बाद जो है ऑरेंज रिवॉल्यूशन भी होता है वहां पर, ठीक है ना, और उसमें जो है आपका इलेक्शन जो है वो जीता जाता है। इसमें वो जो बताया जा रहा है कि नॉमिनली जो, मतलब एक तरीके से नॉमिनली जो वहां पर जीत देखी जाती है वो प्रो रशियन कैंडिडेट की देखी जाती है, जिसका नाम विक्टर यानुकोविच था, है ना, यानुकोविच है, और ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद यहां पे कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्या, एक एग्रीमेंट, है ना, एसोसिएशन का, किसके साथ, ईयू के साथ। ठीक, और उन्होंने अपनी क्लोजनेस या अपनी जो घनिष्ठता है वो दिखाई मॉस्को के साथ, मतलब रशिया के साथ। ठीक है, अब 2014 में फिर से प्रोटेस्ट वगैरह होता है बाहर, और इसको ये बोला जाता वहीं पर कि रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का रिटेलिएशन था। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? जब रशिया ने एनेक्स किया यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला है, ठीक, और वहां पर जो उसको बैकअप दिया गया, ईस्ट यूक्रेनियन जो आपकी सेपरेटिस्ट रिबेलियन है, मतलब अलगाववादी, जैसे हमारे यहां आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी समस्याएं, तो इस तरीके के अलगाववादी जो आपके विद्रोही ग्रुप थे उनको बैकअप दिया गया, समर्थन दिया गया एक तरीके से। ठीक, और जो यूक्रेन का आपका इंडस्ट्रियल एरिया था डॉनबास, उस पर हमला किया गया। यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड उसको बोला जाता था। अब ये घटना है, सिर्फ समझना है कि किस तरीके से जो है जो टॉपिक है वो आकार ले रहा है, ठीक है ना। अब ये हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री या कंटेम्प्रेरी इशू के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। रशिया जो है आपका जो कंटेम्प्रेरी इशू है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करेंगे। रशिया ने जो है वहां पर क्रिटिसाइज भी किया है यूएस को, वेस्टर्न कंट्रीज को और नाटो को, है ना, कि भैया वो बिना नाटो में शामिल किए हुए यूक्रेन को, और फिर भी वेपन्स दे रहे हो आप उनको, ठीक है ना, मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हो, जबकि यूक्रेन ने ज्वाइन भी नहीं किया है नाटो। तो उसकी आलोचना भी उन्होंने किया था, और ये बिल्कुल जो है अलग टाइप का मैटर है। मैंने कल भी बताया कि ये जो है शक्ति संतुलन का संदर्भ है, जिसको आप बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। यूएस यूएसएसआर पहले, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट अप्रोच, अब दोनों आइडियोलॉजिकल वॉर थी 90s तक। 90s के बाद जो है प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो ऐसा बोल दिया गया कि भैया अब एक ही विचारधारा है जिसका नाम पूंजीवाद है, जिसका नाम कैपिटलिस्ट क्या है, इकोनॉमी है, या कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिज्म जो आपकी क्या है, आइडियोलॉजी है। ठीक है, उसी के संदर्भ में आप देखिए कि यहां पर जो है यूक्रेन के, मतलब अगर मान लीजिए यूक्रेन को यहां पे ये बताया जा रहा है कि नाटो में एडमिशन लेना, प्रवेश लेना है, तो 30 सदस्य देशों की उनको क्या कर चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगा, या समझ लीजिए कि सर्वसम्मत स्वीकृति की आवश्यकता होगी। लेकिन समस्या ये है इसमें कि भैया रशिया जो है यूक्रेन को अपना ही पार्ट मानता है, भले वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया है,
ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, है ना। चाइना भी बहुत जगह को अपना मानता है, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो ये सब समस्याएं ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही है। वहां पे जो आपकी बाउंड्री का जो सेटलमेंट हुआ उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और यहाँ तो खैर नेचुरल बाउंड्री का अभाव ही है। रशिया को आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो समझ में आएगा, और मैप देखा करिए तब चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। यूएस और नाटो जो है उसने यूक्रेन का समर्थन किया, और रूस की जो है मांगों को जो है वो दरकिनार कर दिया था, और उनको किसी तरीके का जो इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मिल रहा था उसको भी बंद करने की धमकी वगैरह दिया था यूएस ने, है ना। तो ठीक बात है, अभी तो यही चर्चा चल रही है ना कि बार बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है। नाटो में तो भैया नाटो मिलिट्री और जो है एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उस पर जाएगा तो चीजें और ज्यादा क्या होंगी, खराब होंगी, ठीक है ना। यूक्रेनी जो गवर्नमेंट है और जो रूसी समर्थित, मतलब रूस जिनको समर्थन दे रहा था, सेपरेटिस्ट जो आपका ग्रुप था, उनके बीच में फिर संघर्ष छिड़ जाता है ना। संघर्ष जो है स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। अब वहां पर ईस्टर्न यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क, है ना, वो जो दो एरिया है आपके, है ना, ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क, कल भी हमने इसको चर्चा किया था, इनको डोनबास के रूप में जाना जाता है। तो इसको बोल दिया गया कि भैया सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपका रिपब्लिक है ये आपका, है ना। नॉर्मल सी कहानी नहीं रटना है हमको। अब रशिया और वेस्ट की बात करेंगे तो रशिया जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड मास, एरिया की बात करेंगे। अब यहां पर नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, नेचुरल बॉर्डर नहीं है ना। अगर एक्सेप्शन ले ले, केवल जो है आर्कटिक ओशियन है नॉर्थ में, ठीक है ना, और पैसिफिक जो है फार ईस्ट में है। तो बहुत सारा एरिया उसका क्या है, असुरक्षित माना जाता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना जाता है कि कभी भी कोई इन्वेड कर देगा, किसी तरीके का आक्रमण हो गया तो हमको समस्या हो जाएगी। पहले भी नेपोलियन जो है कर चुका है वहां पर, नाजी जर्मनी वाला भी वहां पर हो चुका है। हालांकि जो रशिया में घुसा उसकी सल्तनत खत्म हो गई, नेपोलियन हो, है ना, हिटलर हो, आप देखिए कि जो भी वहां पर घुसा उसकी मृत्यु क्यों हुई। ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट है कि जब रशिया लड़ता था तो साइबेरियन रीजन है ये आपका, बताइए। तो पोलर एरिया में आप पास में जा रहे हैं, पोलर एरिया के, तो क्या होगा वहां पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो हार्श क्लाइमेट होगा। तो वो क्या करता था कि लोगों को अंदर बुलाता था कि भैया आओ, सीजन के हिसाब से चलते अंदर, जो अंदर गया वो हार ही गया। चाहे नेपोलियन को देख लीजिए आप, है ना, किसी को भी देखेंगे वहां पर, तो यही गलतियां वहां पर हुई है लगातार। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट ही इतना हार्श होता था, इतना ज्यादा कठिन होता था कि लोग वहां सस्टेन ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर नेचुरल बॉर्डर्स का क्या है, अभाव है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई नेचुरल बैरियर नहीं है तो कोई भी आर्मी इन्वेड करती है अगर वहां पर, है ना, तो क्या होगा, रशिया असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पहले से ही समस्या है, फियर है, और ये फियर जो है 2 बार प्रमाणित भी हो गया। कैसे? जब 1812 में नेपोलियन ने अटैक किया, फिर नाजी जर्मनी 1941 में किया, लेकिन दोनों ही युद्ध में रशिया ने डिफीट किया उनको। लेकिन समस्या तो बनी हुई है ना कि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा देश में हमला कर देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि रशिया और ज्यादा वल्नरेबल हो गया जब 1990 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और इसकी जो ऐतिहासिक असुरक्षा थी वो और भी ज्यादा क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर जो वेस्ट है उसने प्रॉमिस भी किया था, है ना, जो पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन लगातार जो है इसका एक्सपेंशन हो रहा है। इस कारण से जो आपका रशिया है उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब 1999 में देखिए आप, तो चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, पोलैंड है, ये आपके ऑलरेडी मेंबर थे पहले, जो सोवियत लेड आपका वार्सा पैक्ट था। वार्सा देखिए, जैसे नाटो हो गया तो वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया, वही आइडियोलॉजिकल जो कैपिटलिस्ट अप्रोच रखते थे। तो आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए, आपके यूएस हो गया, ये सब लोगों ने क्या किया, नाटो बना लिया। तो उसी के क्या हुआ, कंपटीशन में या वहीं पर बैलेंस ऑफ पावर को क्या करने, पावर को बैलेंस करने के सोवियत ने भी क्या बनाया था, सोवियत लेड वार्सा पैक्ट। तो इसके पहले ये मेंबर थे, लेकिन फिर इन्होंने ज्वाइन कर लिया नाटो, ठीक है। फिर 2004 में बताया जा रहा है ना, 2004 में, ये ईयर वगैरह याद नहीं करना हमको, 7 जो कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत जो जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं, जैसे एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया नाटो, है ना, नाटो। और ये शेयर करते हैं बॉर्डर किसके साथ, रशिया के साथ। तो इससे ये समझना है कि धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, अगर नाटो ज्वाइन कर रहे हैं तो भैया जो पहले से उसका फियर है वो और गहरा होगा, तो वो तो फिर अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी आयाम आवश्यक होंगे उनको अपनाएगा, है ना। और वही किया जा रहा है वहां से। टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये भी आपके नाटो मेंबर बन गए, और ये आपके ब्लैक सी से जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो है ना, ठीक है। अब यहाँ पे रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है आपका नाटो के हाथ में जाए, है ना, ठीक है। ये तो सीधा रीजन है इसका। और इसके बाद यूक्रेन और जॉर्जिया जो है उन्होंने भी नाटो ज्वाइन कर लिया। तो रशिया का अगर
मान लीजिए कि अगर यूक्रेन और जॉर्जिया ने ज्वाइन कर लिया नाटो को, तो जो रशिया का पाथ है कहां का, भूमध्य सागर के लिए, वो आपका क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो रशिया ने इसीलिए एनेक्स किया था या आक्रमण करके क्रीमियन जो पेनिनसुला है, और उसके द्वारा उसने अपनी जो पहुंच है सुनिश्चित की। कहां के लिए सुनिश्चित किया, काला सागर जिसको आप बोलते हैं ब्लैक सी, ठीक है, और वहां के मरीन रिसोर्सेस पे भी अपना जो है एक्सेस बनाने के लिए किया, और मेनली तो सिक्योरिटी का पर्पस था ही। साउथ जो आपका ओसेटिया है ना, ओसेशिया बोलते हैं उसको, और जो आपका अबकाजिया है, उस पर जो रशिया से समर्थन प्राप्त बल है उनका नियंत्रण है, जॉर्जिया से जब वो अलग हुआ। और यूक्रेन में जो आपका ईस्टर्न डॉनबास है वो भी रूसी समर्थक विद्रोहियों के हाथ में है, ठीक है। 2020 में भी यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, है ना, तो वहां पर जब बेलारूस के राष्ट्रपति का समर्थन किया था, किसने, रूस ने। तो ये नॉर्मल सी घटनाएं हैं। अब यहां पर जो रूस ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे अपने सैनिक भेजे, किस तरीके की, शांति सैनिकों को भेजा था, और उसने इस तरीके से जो अपना स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस है वो फिर से वहां पर स्टैब्लिश कर लिया था। अब इसके भारत के लिए क्या प्रभाव होंगे, तो सबसे पहले समझिए कि यहां पर क्या होगा कि अगर हम यूएस के साथ हैं या यूएस के साथ जैसे हमारे रिलेशन और रशिया के साथ भी है, तो इनको बैलेंस करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा का खतरा तो है ही है। इससे बहुत सारे जो हमारे स्ट्रैटेजिक लेवल पे जो हमारे रिलेशन है बायलैटरल रशिया के साथ, जैसे हमने बहुत सारे मिलिट्री के इक्विपमेंट्स लिए हैं, टेक्नोलॉजी ली है ना, बहुत हमारे घनिष्ठ संबंध है उससे। तो अगर हम यूएस की तरफ अगर हमारा झुकाव होता है और कोई भी चीज अगर हमसे वहां पर क्या हो जाती, मिस हो जाती, तो उसका साइड इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना और रशिया भी बहुत क्लोज है, तो चाइना से हमारा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, तो वहां पर हमारी सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में हमको नुकसान हो सकता है, ठीक है। और भारत जो है चाइना को रोकने के लिए ही जो है, बैलेंस करने के लिए पावर को ही क्वाड में क्या हुआ था, शामिल हुआ था, तो और इंडो पैसिफिक जो है उसका एक मेंबर बन गया था, ठीक है ना। इंडो पैसिफिक को जो है, इंडो पैसिफिक में देखिए भारत और जो चाइना है इसके बीच में क्या आप देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है हिंद महासागर का, यहाँ पर प्रभुत्वकारी दो ही देश आपको समझ में आ रहे हैं, भारत और चाइना। अब भारत और चाइना है तो चाइना और भारत के बीच में संघर्ष चलता रहता है, और रशिया दोनों का मित्र है, समझिएगा ध्यान से, अगर रशिया दोनों का मित्र है और आइडियोलॉजिकल वॉर, तो रशिया चाइना एक तरफ, यूएस और आपकी वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ, तो अगर हमारा झुकाव इधर बढ़ेगा और उसका चाइना की तरफ, तो हमको थ्रेट हो सकता है ना, वही बताया जा रहा है। इसीलिए जैसे हम क्वाड को हमने शामिल किया, ये सब चीजें देख लीजिएगा। इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें एग्रेसिव जो आपका राइज देखा जाता है चाइना का, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक। रशिया जो है प्रिंसिपल प्राथमिक जो है वो प्रदाता है डिफेंस इक्विपमेंट, किसके संदर्भ में, भारत के, है ना, ठीक है। अब यहां पर वही मैंने बताया कि अगर चाइना रशिया की पार्टनरशिप ज्यादा प्रगाढ़ होती जाएगी तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब काटसा सैंक्शन भी हो सकता है, इंपोज किया जा सकता है, जो हम S-400 मिसाइल को वहां से परचेज कर रहे थे, कर्टेलिंग देखी जा सकती है डिफेंस सप्लाई में, ठीक है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो हम जो है, अगर अपने जो हमारी सैन्य डील है अगर वो इनकम्प्लीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी योग्यता होगी किसके संदर्भ में, चाइना को काउंटर करने की, वो कम होगी, ऐसा बोल रहे हैं ये आपके। फिर एनर्जी सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है, जो आपके डीजल पेट्रोल है, इनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि बढ़े तो हर चीज के हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और यहाँ पर मैप से दिखाया गया है, देखिए मैप जरूर देख जाइएगा, एक दो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में 100% मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहां पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात कर रहे हैं, तो ये इसने अभी स्पेशल जूरी अवार्ड जो है इसको मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है गंगा के, किस लिए, रीजुनोवेशन के लिए, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, कायाकल्प के लिए सुधार हुआ है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक गंगा नदी भी हो गई थी, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पे, फिर आपके रिचुअल्स भी बहुत सारे हैं, इस कारण से जो है इसको जो है प्राथमिकता पे रखकर यहाँ पर काम किया गया और उसके रिजल्ट्स अच्छे देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल मिशन जो है आपका क्लीन गंगा से रिलेटेड, उसको ये अवार्ड मिला है, किसमें मिला है, तो 7th आपका इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव हुआ है, और 9th एडिशन जो हुआ फिक्की वाटर अवार्ड्स का, वर्चुअली इसको जो है मनाया गया है 2 से 3 मार्च 2022 को। अब नेशनल मिशन जो है क्लीन गंगा वो समझ लेते हैं, तो भैया इसको रजिस्टर्ड कैसे किया गया है, तो एक सोसाइटी की तरह 12 अगस्त 2011 को, 2011 को, कौन सा एक्ट है, सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का है,
इसमें जो है इंप्लीमेंटेशन जो आम है वो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, जिसको 1986 के हमारे जो एनवायरमेंट से रिलेटेड अम्ब्रेला जो एक्ट है, जिसको बोलते हैं आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंतर्गत प्रावधानों से संदर्भित करके इसको बनाया गया था। किसको? गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीधी बात है, प्रदूषण को कम करना। मतलब जो मौजूदा आपके क्या है एसटीपीस, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट से आपके, ठीक है ना, ये तो रिहैबिलिटेशन करना, उनका बूस्ट करना, जो भी आपके उपलब्ध हैं अभी उस तरीके के जो आपके प्लांट है, ठीक है ना। और उसके बाद इंस्टेंट शॉर्ट टर्म स्टेप लेना। किस लिए इंस्टेंट? देखिए दो तरीके के कदम होते हैं, एक तो हम तात्कालिक रूप से लेते हैं, एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि तत्काल आवश्यकता है कि यहां पर कदम उठाए जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है, कम किया जा सके, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर आगे बताया जा रहा है कि यहां पर मेंटेन करना वाटर फ्लो को, ठीक है ना, और किस तरीके से कि जो उसके जल प्रवाह की दिशा है उसको किसी भी तरीके से बाधित किए बिना प्राकृतिक मौसम में उसका जो फ्लो है उसको बनाए रखना। इसके बाद यहां पर जो सरफेस फ्लो है, ग्राउंड वाटर है, उसको भी जो है संरक्षित करना, है ना, और उसको एक जो अपेक्षित स्तर है वहां तक बनाए रखना। उसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन है इस एरिया का उसको मेंटेन भी करना और रीजनरेट भी करना। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी क्या करना, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ही होगी, तो कंजर्व करना, रीजनरेट करना, ठीक है। ये नॉर्मल से चीजें बताई जा रही है। इसके बाद यहां पर जो है पब्लिक के भी पार्टिसिपेशन को क्या किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जाएगा। उनको भी जो है अवेयरनेस के माध्यम से उनको प्रोग्राम दिखाए जाएंगे या अवेयर बनाया जाएगा उनको, और फिर उनको भी जो है यहां पर शामिल किया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, रिजुविनेशन के लिए, है ना, रिजुविनेशन के लिए जो आपका कायाकल्प से संदर्भित है, और प्रबंधन के लिए नदी के, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें। वैसे भी पब्लिक का अगर किसी भी योजना में पार्टिसिपेशन नहीं होगा इस तरीके की योजना में, तो हम जो है वहां पर अपेक्षित जो है हमारा रिजल्ट है या आउटपुट जो हम सोच रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाएगा। अब इससे चिंता क्या है, मुद्दे क्या है? तो सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, फिर उसके बाद जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो फंड एलोकेट किया जाता है उसका जो है इम्प्रॉपर यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जो ऊपरी स्तर पे मान लीजिए कि जो गंगा की नदी है और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी अगर ऊपरी पहुंच है तो उस पर बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं गंगा का जो इकोलॉजिकल फ्लो है, जो इकोलॉजिकल पूरा का पूरा एस्पेक्ट है, उसके स्टैंडर्ड्स का वो उल्लंघन कर रही है, और फिर वो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो नेचुरल फ्लो है गंगा नदी का वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जैसे कि कानपुर में आप टैनरीज वगैरह देखते हैं, चर्म शोधन, है ना, उसके बाद जो आपका डिस्लरी वगैरह होती है, ठीक है ना, डिस्लरीज जिसको बोलते हैं, पेपर है आपका, शुगर मिल है, तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का कारण है। तो ये भी जो है चिंताएं हैं हमारे लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखी गई है कि देखिए यहां पर जो इलीगल और जो आपके गलत तरीके के अवैध जो कंस्ट्रक्शन है रिवर बेड्स पे, ये आपका बहुत बड़ा मेजर हर्डल के रूप में अभी देखा जा रहा है रिवर की क्लीनिंग के संदर्भ में। ये आपके एक बाधा के रूप में उत्पन्न है, और वैसे भी आप देखेंगे कि रिवर बेड में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसके कारण कितनी भीषण जो बाढ़ है वो आपको साउथ में देखी गई थी। बताइए जरा कहां आई थी वो बाढ़? केरल में आई थी, तमिलनाडु में, कहां आई थी? तो वे फॉरवर्ड क्या है कि लोगों के लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम जो है स्टार्ट किए जाए। फिर उसके बाद एक तरीके की स्ट्रैटेजिक रोड मैप की आवश्यकता है जिसमें ये सब चीजें शामिल होंगी कि यहाँ पे जो आपकी निगरानी है उसको और उसमें कड़ाई से उसका अनुपालन किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके जन जागरूकता फैलाई जाए, डिजिटल मीडिया का यूज किया जाए, है ना। तो ये जो है नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर। और यहाँ पर सागर परिक्रमा की बात की जा रही है जो नेक्स्ट है। तो टॉपिक हमारा यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से रिलेटेड, जो इनका नाम है आपका परसोत्तम रुपाला जी, तो उन्होंने क्या किया है, अभी सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। अब करेगा क्या ये सागर परिक्रमा? तो सीधी बात है, सस्टेनेबल बैलेंस करेगा किसके बीच में? जो यूजेज है हमारा आज जो मरीन फिशरीज का हमारा क्या है यूजेज है उससे रिलेटेड रिसोर्सेस का, है ना, किसके लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, राष्ट्र के। और जो आपके कोस्टल फिशर्स हैं उनकी लिवलीहुड को या लाइवलीहुड को या आजीविका को भी हम वहां पर क्या करेंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसे मुद्दे पे हमको क्या करना है, केंद्रित करना है अपना ध्यान इस योजना के माध्यम से। अब इसके बाद जो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे भी मेजर्स को लिया जा रहा है जो मरीन इकोसिस्टम को संरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये इवेंट जो है एक तरीके का विटनेस है, साक्ष्य है, ठीक है,
सैंक्शंस और जो आपके सर्टिफिकेट्स है जो रिलेटेड है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से, ठीक है ना। तो ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं प्रोग्रेसिव फिशरमैन को, फिश फार्मर्स को, यंग फिशरी जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है ना, तो इस तरीके से उनको मोटिवेशन भी दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से अपना योगदान दे सके। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है गवर्नमेंट की अटेंटिवनेस को क्या करना, अपनी तरफ खींचना, किस तरफ फिशरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे जो आपके आजीविका के अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है ना, रोजगार का निर्माण भी होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनको जो है यहाँ से फायदा किस किस चीजों में मिलेगा, है ना, हम लोगों को तो आजीविका में सुधार हो रहा है, रोजगार भी वहां पर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे, कॉमर्स, सिक्योरिटी, ये सब मुद्दों पे वहां पर फोकस किया जाएगा। इसका जो पहला फेज है ये मांडवी नदी से पोरबंदर तक है। ये बताइएगा मांडवी गोवा में है ये नदी या महाराष्ट्र में, कहां पर है ये? पहला फेज जो है इसका स्पैन बता रहा है मांडवी से लेके पोरबंदर। ये आपकी इवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी कदम है सागर परिक्रमा, जो आपका जो भी सी का एरिया है हमारा, है ना, बहुत बड़ी हमारी जो है सी लाइन है। तो अब ये समझिएगा कि जो हमारी ये सिक्योरिटी के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेस के भी, है ना। जो 2008 2005 इस तरीके से आप देख रहे जो हमले हुए हमारे यहाँ ताज वाज वाला, वो कहाँ से लोग आए थे बताइए जरा? हवा से आए थे, मतलब हेलीकॉप्टर से आए थे, कि किसी बाय रोड आए थे या बाय वाटर आए थे? बताइएगा जरा देख के इसको। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स है, जैसे मान लीजिए फिशर फोक है, फिश फार्मर्स है, जो भी कंसर्न आपके स्टेक होल्डर्स है, उनके अंदर एक भावना का विकास, मतलब एक तरीके से वो आत्मनिर्भर भारत से संदर्भित बता रहे हैं। और ये भी है कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, उसी में जो है इनको हम क्या दे रहे हैं, एक तरीके से इनके प्रति हम कृतज्ञता जो है वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। किसके प्रति? जो हमारे बहुत महान फ्रीडम फाइटर्स हुए, सेलर्स हुए और फिशर्स, उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका सी वाला जो एरिया है उसके चारों तरफ कोस्टल बेल्ट की बात कर रहे हैं वहां पर, है ना। तो वहां पर क्या करेंगे कि इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स, मछुआरे हैं, मछली किसान है, जो भी आपके और स्टेक होल्डर्स है, उसमें एकजुट होके जो आत्मनिर्भर भारत की भावना है उसको हम प्रबल करेंगे और उसी हिसाब से कार्य करेंगे। नॉर्मल सी चीज है। अगला वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव से रिलेटेड है। नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो ये किस तरीके की स्कीम है पहले ये याद रखेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब ये बताइए सेक्टर और स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फर्क होता है? सेंट्रल सेक्टर में क्या 100% फंडिंग कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी प्रपोर्शन पे कर रही है राज्य के साथ मिलकर? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो MOEFFC जिसको आप बोलते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, है ना, MOEFCC जो है आपका, ठीक है। इसके अंतर्गत ये क्या की गई है, लॉन्च की जाएगी। इसमें जो आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो होगा नेचुरल रिसोर्सेस का, इसके अंतर्गत एक जो आपकी क्या है सिस्टम होगा जिसमें नेशनल लेवल इंटेलिजेंसी सिस्टम को बनाया जाएगा, जो पैन इंडिया जो है वहां पर क्या करेगा, एकीकृत रूप से प्रबंधन किएगा। राष्ट्रीय स्तर की आपकी क्या होगी, एजेंसी होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही जो है इसमें मॉनिटरिंग वगैरह करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य की बात करें तो यहां पर प्रमोट करना हमको न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज, जैसे आपका रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना। और किस लिए? इन्वेंशंस के लिए, असेसमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। किसकी मॉनिटरिंग करना है? नेचुरल रिसोर्सेस की। मेजर अचीवमेंट क्या है? तो इसमें जो है आपका नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, पहली चीज। उससे जो डिसीजन टूल होगा वो एक तरीके का, मतलब ऐसा समझिए इसमें कि जैसे हमारा वेस्टर्न हिमालयन जो एरिया है वहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इसके अचीवमेंट्स बता रहे, बहुत सारे जो है वनस्पति को नुकसान हुआ होगा, वनस्पति परिवर्तन हुआ होगा। तो उसके आधार पे उस तंत्र का अनुकरण करने के लिए ज्ञान आधारित निर्णय, मतलब क्या, जो ज्ञान पर बेस्ड जो आपका डिसीजन, वैसे इक्विपमेंट का विकास किया गया। तो इससे अब हमको क्या किया जाएगा, इससे वहां पर हम किसी भी तरीके का जो डिसीजन लेंगे जो सस्टेनेबल होगा, तो उसमें ये आपका क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, इससे मॉनिटरिंग किसकी होगी कि हिमालयन एरिया में जहां पे स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, है ना, एवलांचे वगैरह की भी हो सकती है। इसके बाद डेजर्टिफिकेशन स्टेटस पता चलेगा उसके मैप के माध्यम से भारत के, है ना। तो ये सब अचीवमेंट्स बताए जा रहे हैं। अब रिमोट सेंसिंग है, GIS टेक्निक है, तो इसका यूज किस तरीके से किया जा सकता है कि सॉइल को चेक करना है, वाटर की क्वालिटी चेक करना है ना, जहां पर बहुत ज्यादा सैलिनिटी वगैरह है,
तो वहां पर क्या किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। तो साल्ट अफेक्टेड एरियाज जहां पर है, नागापट्टिनम की बात करें तमिलनाडु में, अब यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहे हैं रिमोट सेंसिंग की, इसके द्वारा एकीकृत रूप से जो आपकी भूमि का यूज है, पानी का यूज है, एनर्जी का किस तरीके से प्रबंधन हो रहा है रूरल एरियाज में, तो इसको देखा जा सकता है ना। इसके बाद लैंड को जो है, लैंड का जो यूज है उसमें डायनामिज्म देखा जाता है और उसके सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ते हैं कि इसमें माइक्रो एलिमेंट्स में, कंपोजिशन पे, स्ट्रक्चर पे, है ना, और डाइवर्सिटी पे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं ये, कहां पर, अचानक मार जो अमरकंटक है, अमरकंटक जो है आपका, ये एरिया एमपीसीजी के बीच में, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पर भी हम सैटेलाइट को यूज कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग को, जीआईएस टेक्निक। तो ये कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, तो आप एक दो एग्जांपल से ज्यादा मत याद करिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इन सब चीजों की। तो नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट जो है, इसमें पहले तो चयन किया जाएगा कि इको टूरिज्म जो साइट है आपकी, चयन किया गया गुजरात की जो आपकी इको टूरिज्म साइट है और उसके सराउंडिंग एनवायरमेंट को, ठीक है ना, किसके थ्रू, तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के थ्रू। अब 5G टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो अल्ट्रा हाई स्पीड जो है, इसकी सबसे जो है ज्यादा विशेष चीज जो है वो यही जानना है कि 4G पहले हम यूज कर रहे थे, तो उससे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी 5G होगी। यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी, सिक्योरिटी ज्यादा होगी, लीकेज कम होगा, ऐसे आप इसको समझिएगा। तो अभी जो है नेशनल लेवल नहीं, ये आपका क्या है, ऑनगोइंग मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या चल रही, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रही। कहां चल रही है, बार्सिलोना में चल रही है। तो वहां पर 5G की जो महत्ता है उसके बारे में चर्चा वगैरह किया गया और बोला गया कि बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो इसको यूज करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो 5G टेक्नोलॉजी क्या, लेटेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये इंश्योर करता है अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा फ्लो। इसके बाद इंटरनेट स्पीड की बात करें तो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में जो है आपका FG का जो 5G का है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, 20 Gbps तक, है ना, परीक्षण किया गया है। तो डिफरेंस क्या है 5G और 4G में, तो 5G जो है ऑपरेट करता है रेडियो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज में, डिफरेंट रेडियो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसीज में। इसमें ज्यादा और भी ज्यादा डिवाइसेस को जोड़ा जा सकेगा, डिले को मिनिमाइज किया जा सकेगा और अल्ट्रा स्पीड तो जो है अल्ट्रा फास्ट स्पीड तो मिलेगी। इसके बाद ये न्यूएस्ट मोबाइल नेटवर्क है, रिप्लेस करेगा 4G को और बहुत सारे जो है वहां पर सुधार भी प्रोवाइड कराएगा। किस किस आयाम में, तो स्पीड में भी, कवरेज में भी और रिलायबिलिटी में भी। 5G का जो यूज किया जाता है इसमें, 5G में वो यूनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है ताकि अचीव किया जा सके अल्ट्रा हाई स्पीड को, ठीक है ना। और इस तरीके का जो प्रावधान है वो 4G नेटवर्क में नहीं था। 4G नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो यूज की जाती 6 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन 5G जो है वो एक्सट्रीमली हाई, मतलब बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज। इश्यूज क्या है, कॉन्सर्न क्या है, तो सबसे पहले तो फंडिंग की। दूसरी चीज ये है कि जो बहुत ज्यादा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी अगर होगी जो 5G नेटवर्क है, तो वो क्या करेगा, तभी जब बहुत ज्यादा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी तभी वो बहुत क्लियर कट और जो है अपना परफॉर्मेंस देगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट है जो बिटवीन द एंटीना बता रहे हैं और डिवाइस जो है वो परमानेंट सिग्नल को प्राप्त करता रहे। तो समझिएगा कि ये उच्च आवृत्ति केवल तभी काम करती है जब उसको एक ही लाइन पर क्या मिलता रहे, एंटीना, सिग्नल, डिवाइस, तो इसके बीच में एक स्पष्ट रेखा। तो थोड़ा सा टेक्निकल जो है ये है, ठीक है ना। तो ये सब चुनौतियां बना रहे हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारी जो उच्च आवृत्तियां होती हैं उनको, जैसे नमी, मॉइस्चर है, बारिश है, अन्य वस्तुएं जो है वो उसको अवशोषित कर लेती है। इसके कारण होता क्या है कि सिग्नल बहुत दूर तक जा नहीं पाता, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हमको टावर, एंटीना भी तो चाहिए भैया सपोर्ट करने के लिए 5G, इन सब के लिए फंड भी तो चाहिए। अब 5G और इंडिया की बात करें तो भारत में 5G को लॉन्च किया गया 15 अगस्त के दिन और इंडिया का जो प्लान है, इंडिया का जो प्लान है वो लॉन्च करने का 5G सर्विसेज को कब, इस वाले स्वतंत्रता संग्राम में 15 अगस्त को। अब टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है, जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, तो वो पहले ही जो है 5G के ट्रायल्स को कंडक्ट कर चुकी है। और यहाँ पर ये भी आवश्यकता है कि हमारे यहाँ जो फाइबर कनेक्टिविटी है उसको अपग्रेड किया जाए पूरे भारत में। और जो अभी देखा जा रहा है फाइबर कनेक्टिविटी वो केवल 30 से 35% है टेलीकॉम, है ना, मतलब 30 से 35% ही है ये कनेक्टिविटी, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। 5G स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा है ना, ग्लोबल एवरेज के हिसाब से, वैश्विक औसत से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है ना। और टेलीकॉम कंपनियां ये भी चाहती हैं कि अगर 5G स्पेक्ट्रम को किफायती कीमतों पे दिया जाए तो उसको जो है पूरे भारत में यूज किया जाएगा। 5G जो आपके नेटवर्क है उसको प्रोवाइड करने में, तो कहीं ना कहीं जो है उनको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ये। अब इसका
महत्व क्या है? तो सीधी बात है कि जैसे आप कोविड के दौरान देखिए तो लोगों की जो जॉब है ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम, तो वहां पर हाई स्पीड नेट की आवश्यकता पड़ी, एक ये हो गया आपका। दूसरी चीज ये है कि जो 5G के अंतर्गत जैसे स्टार्टअप कोई कम्युनिटी, उसके साथ साथ IoT की बात भी करें, डेटा एनालिटिक्स की बात करें, तो ये जो आपकी आने वाले टाइम की या कंटेम्प्रेरी जो सबसे क्रांतिकारी जगह है जिन पर देखा जा रहा है कि इन्हीं के कारण जो है पूरे वैश्विक स्तर पर GDP पे ग्रोथ देखी जाएगी, है ना, इनकी बात अपन कई बार कर चुके हैं। तो ये जो क्रांतिकारी तकनीकी है उनको भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। और भारत का जो आपका डिजिटल कनेक्शन है ना, जो डिजिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी सशक्त होगा, ठीक है। इसके बाद जो GSM है उसका डेटा है कि 2022 में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 5G कनेक्शन की संख्या 1 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और फिर बोला जा रहा है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी और जो सेवा है ना, इनको जो है सेवाओं को 2025 तक बढ़कर लगभग $5 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो आपका यहां पर यह भी बोला गया कि अभी 6% जो है टोटल कनेक्शन के क्या है 2021 तक, है ना, 5G की बात कर रहे हैं। अब ये 25% हो जाएगा कब तक? वर्ल्ड में 2025 तक, है ना। तो ये 5 ट्रिलियन का ये जो है मॉनेटरी टर्म्स में बता रहे हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो सर्विसेज हैं उनको जो है इनका जो आपका बोला जा रहा है कि इसमें जो उतार चढ़ाव देखा जाएगा, इसमें जो वृद्धि देखी जाएगी नियरली 5 ट्रिलियन देखी जाएगी 2025 तक। मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस लगा के रखा गया है उनके द्वारा कि इन्वेस्टमेंट यहां पर जो है ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। अगर दुनिया भर में देखा जाए तो 600 बिलियन से अधिक का निवेश करने की उम्मीद जताई जा रही 2022 से 25 के बीच में मोबाइल ऑपरेटर्स के द्वारा, और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और ये टोटल जितना निवेश हो रहा है उसमें से 85% आपका 5G नेटवर्क में होगा। इससे क्या होगा कि ये बूस्ट करेगा जॉब क्रिएशन को, बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड नॉर्मल सा है कि पहले तो आप जो रैशनलाइज करो किसको, स्पेक्ट्रम जो आप आवंटन करते हो उसके संदर्भ बोल रहे, फिर जो आपका रूरल अर्बन जो डिजिटल डिवाइड है उसको, उसके बीच में जो अंतराल है, ब्रिज है, उसको आप फुलफिल करोगे। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर जो मिस इन्फॉर्मेशन चली आ रही है कि नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट है 5G के, तो उसके बारे में अवेयर करना चाहिए लोगों को, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि भारत अगर 5G का टारगेट अचीव करना चाहता है तो उसे जो है इंडिजिनियसली जो है हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड रेट पे, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम, और जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो रिलेटेड है MCQ से। तो सबसे पहले AIIB के बारे में बात है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना। पहला ये कि स्टैब्लिश 2015 में किया गया, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और ये आपका ऑपरेशनल हुआ या ऑपरेशन में आया जनवरी 2016 में। उसके बाद जो मेंबरशिप है इसकी वो ओपन है सभी मेंबर्स के लिए, है ना। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह ही जो है उसी का विकल्प है ये एक तरीके का, ठीक है। तो ये समझिए कि जैसे अब वो US लेड है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, चाइना लेड हो गया अगर, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर वही बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है इसमें। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही बताना था, हमने सही यहां पर पिक कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ हमारा, इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा गलत है। पहला ये कि इसको हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि 1973 में एक ट्रीटी को इसमें शामिल किया गया था जिसको आप साइट्स बोलते हैं, है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, दोनों है इसमें। दूसरा भी ठीक है, इसमें गलत हमको चूज करना है तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा ये है कि 2013 में जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने प्रोक्लेम किया था 3 मार्च को UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये भी ठीक है। उसके बाद जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो इस बार सेलिब्रेट किया गया 2022 का, इसका थीम क्या है, तो रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो बिल्कुल ठीक है चारों के चारों स्टेटमेंट। और बताना गया हमको इसमें इनकरेक्ट पिक करना था, तो भैया कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर है ये जो A हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।